हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने ये तुर्की आक्रमण जो होता है, मुस्लिम तुर्की आक्रमण, उसमें हम मोहम्मद गजनवी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा दिया हूँ। और पिछले वीडियो में जाके मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी पढ़ा दिया। मैंने आपको अरबी मुस्लिम से लेकर तुर्की मुस्लिम के आक्रमण के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ। आज हम लोग उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसे हम लोग आज करते हैं। इसके पहले आप लोग जाके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, पिछले वीडियो में जाके, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू लगाएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं और इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए, भारत के जो सिंध पर जो आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले अरबी मुस्लिम किया था। सबसे पहले अरबी मुस्लिम आक्रमण किया था। तो अरबी मुस्लिम में ही सबसे पहले कौन आक्रमण किया था? तो सिंध पे तो मोहम्मद गजनवी किया था, या मोहम्मद बिन कासिम, या मोहम्मद गौरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था, राजा दाहिर पे किया था। ठीक है, सिंध पर राजा दाहिर पे ही आक्रमण किया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण करने का तात्कालीन कारण क्या था? वो जो राजा दाहिर पर जो आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम, तो उसका कारण क्या था? साम्राज्य का विस्तार था, या जजिया कर का लागू करना था, या जहाजों की लूट हुई थी, या नालंदा को नष्ट करना था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस समय क्या हुआ था? जहाजों की लूट हुए थे, मतलब मोहम्मद बिन कासिम का जहाज जा रहा था श्रीलंका से, तो उसी क्रम में क्या हुआ था? कुछ लुटेरों ने इसके जहाज को लूट लिया था, और इसका इल्जाम किस पर लग गया? राजा दाहिर पे। तो यही कारण था कि राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि मैंने चैप्टर में बहुत ही अच्छे डिटेल से पूरा पिक्चर के साथ समझाया है, और आप लोग वहाँ पे पिछले वीडियो में जाके आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू लगाइए, और वहाँ यहाँ पे आप अगर चैप्टर को पढ़ के यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाते हैं, तो आप लोग का एक भी प्रश्न यहाँ पे गलती नहीं होने की संभावना है। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाए? वो जो मोहम्मद बिन कासिम जो राजा दाहिर पे अटैक किए थे, आक्रमण किए थे, तो उस युद्ध का नाम क्या था? तराइन का युद्ध, या रावर का युद्ध, या चंदावर का युद्ध, या पेशावर का युद्ध? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रावर का युद्ध। उस युद्ध को क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये पूरा का पूरा हम लोग एनसीईआरटी के आधार पे पूरा चैप्टर को भी पढ़ाते हैं और एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं। पूरा एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ाया जाता है, और सीरियली क्रम में हमने आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी फिलहाल इस पे क्या चल रहा है? तो अभी चल रहा है मिडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इसमें पूरी लगनता के साथ आप लोग देखिएगा कि कंटेंट में कोई प्रकार की कमी नहीं, पूरी के पूरी एनसीईआरटी पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार किस शासक ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था? देखिए, तो इसका कहने का मतलब है, इस प्रश्न का मतलब है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे यहाँ ये भारत में अपना शासन करने के लिए, राजा दाहिर को मार के जब यहाँ पे शासन करने लगे थे, तो वहां पे इसने जजिया कर लागू किया था। जजिया कर का मतलब होता है कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, मतलब मुस्लिम से नहीं लेता था, बाकी सभी से लिया जाता था। तो वो कौन सा शासक था जो कि ये जजिया कर को लागू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या फिरोज तुगलक था, या मोहम्मद बिन कासिम था, या महमूद गजनवी था? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ही जजिया कर लाया था सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मतलब मोहम्मद बिन कासिम जब वो आक्रमण की कर रहा था, तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हम बार बार अभी भी बोल रहे थे, पिछले स्लाइड में बोल रहे थे कि राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर पे ही अटैक किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सिंध पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहने का मतलब है कि अरबों के जो आक्रमण के जो प्रभाव हुआ था, उसका क्या कारण था?
धन का लूटा गया, या लोगों को दास बनाया गया, या महिलाओं ने जौहर किया, या उपरोक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जब आक्रमण किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले धन को लूटा गया, लोगों को दास बनाया गया और महिलाओं ने जौहर भी किया। हमने जौहर के बारे में पूरी डिटेल से चैप्टर में पढ़ा है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को फॉलो करके, इस चैनल पे जितने भी सारे वीडियो हैं आप लोग जाके देखिए। और सीरियली क्रम में हमने हिस्ट्री को कंप्लीट करवाया है, और पूरे के पूरे एनसीईआरटी के आधार पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाए गए जजिया कर से किसे पूरी तरह छूट प्राप्त नहीं थी? मतलब कहने का मतलब है कि जब ये मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर जब लागू किया था, तो बोला जा रहा है किसे पूरी तरह छूट नहीं थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चे और बूढ़े को, ब्राह्मण और महिलाएं को, विकलांग को, धनी गैर और मुस्लिम पुरुष को। कहने का मतलब क्या है? जितने भी धनी गैर और मुस्लिम थे, इनको क्या था? पूरी तरह से छूट नहीं थी। ठीक है, जजिया कर से पूरी तरह से छूट नहीं थी। किनको? तो यही धनी गैर और मुस्लिम पुरुष को। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब आक्रमणकारी की तुलना में तुर्की मुस्लिम आक्रमण किस रूप से भिन्न थे? केवल व्यापार करने आए थे, या उन्होंने जजिया कर हटा दिया था, या वे अधिक सांस्कृतिक विनाशक थे, या वे केवल दक्षिण तक सीमित रहे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे अधिक सांस्कृतिक और विनाशक थे। मतलब सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन थे? यही तुर्की मुस्लिम। ये जो अरब आक्रमणकारी तो उतना नहीं थे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कौन थे? तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कई ज्यादा ज्यादा जो है विनाशक थे। ठीक है, और यह अधिक सांस्कृतिक भी थे। मतलब इसका एक ही बात रहता था कि मैं 100% सही हूँ, मेरे अलावा सब गलत हैं। इसका यही कथन था। ठीक है, तुर्की मुस्लिम का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस तुर्की आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। और बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और यह कौन था? तुर्की था। और यह किसका सेनापति था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की आक्रमणकारी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? ये जो तुर्की आक्रमणकारी जो था, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट कर दिया, इसका मेन कारण क्या था? महल बनाना चाहते थे वहां, या ग्रंथों को चुराना चाहते थे, या वैचारिक धार्मिक शिष्टा था, या नया विश्वविद्यालय खोलना था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब वैचारिक धार्मिक शिष्टा। कहने का मतलब ये अपना धर्म के प्रचार के लिए करना चाहता। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता था? बौद्ध धर्म का प्रचार था, उसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। लेकिन उसको हटाने के लिए इसने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए उस चीज को क्या कर देते? नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि महमूद गजनबी ने 999 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी जब तुर्की आक्रमणकारी कौन है? महमूद गजनी कौन है? तुर्की आक्रमणकारी है। यह जब भारत पर आक्रमण किया तो 999 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में करीब कितने बार आक्रमण किया था? 11 बार, या 15 बार, या 25 बार, या 17 बार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना भारत पर, या भारतीय राजाओं से संधि करना, या मंदिरों से अपार धन की लूट, या कला साहित्य का प्रचार करना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने लूट के उद्देश्य से क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, और सबसे ज्यादा मंदिरों से ही धन लूटा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि सबसे ज्यादा धन वहीं पे जमा रहते हैं, मंदिरों में ही। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया? मंदिरों को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनबी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी आक्रमण कौन सा था?
महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, सबसे विनाशकारी आक्रमण कौन सा था? पेशावर आक्रमण था, या आनंदपाल पर आक्रमण था, या सोमनाथ मंदिर पर लूट था, या जाटों पर आक्रमण का था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था ना, वही सबसे विनाशकारी आक्रमण था। और ये कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मतलब 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? जब मोहम्मद मोहम्मद गजनबी जब आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय बोला जा रहा है कि गुजरात का शासक कौन था? ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में ही पड़ता है। तो गुजरात का शासक कौन था उस समय? भीम प्रथम था, या मूलराज प्रथम था, या भीम द्वितीय था, या कुमारपाल था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम प्रथम था। ठीक है, और वह कौन किस वंश का था? सोलंकी वंश। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय गुजरात का राजवंश कौन सा था? मतलब गुजरात में कौन सा राजवंश चलता था? चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, या सोलंकी या चालुक्य वंश? इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर जाए ऑप्शन नंबर बी, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। इसी को सोलंकी वंश या चालुक्य वंश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो है तहकीक-ए-हिंद की रचना किसने की थी? तहकीक-ए-हिंद की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी था, या अलबरूनी था, या उत्तबी था, या इब्न बतूता? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? मतलब फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी महाकाव्य का नाम लिखा है? शाहनामा लिखा है, या किताबुल यामनी, या चचनामा, या तारीख ए फिरोज शाही? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर जाए ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्तबी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? मतलब गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो था उत्तबी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है तहकीक-ए-हिंद, तुगलकनामा, या किताबुल यामनी, अकबरनामा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल यामनी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किस वर्ष और किस स्थान पर किया था? ऑप्शन है 1175 में मुल्तान पर, या 1191 में तराइन पर, या 1178 में गुजरात पर, या 1194 कन्नौज में? तो इसका पहला आक्रमण कौन सा था और किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। तो कहाँ किया था? तो मुल्तान में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को गुजरात में किस भारतीय शासक ने पराजित किया? मतलब 1178 में जो मोहम्मद गौरी जब अटैक किया था तो गुजरात में, तो गुजरात के किस शासक ने इसे पराजित कर दिया था इसी को? पृथ्वीराज चौहान, या राजा जयचंद्र, या भीमद्वितीय, या मूलराज द्वितीय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमद्वितीय ने इसको पराजित कर दिया था। सोलंकी वंश का था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, किसके बीच लड़ा गया और कौन जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें होता है क्या, यह गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, या पृथ्वीराज गौरी के बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज गौरी के बीच चौहान विजय हुआ, या भीम द्वितीय के विजय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान विजयी हुआ था। मतलब पृथ्वीराज क्या होता है? चौहान विजयी हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है तुर्की शासन की ठोस नींव रखी गई, या राजपूतों की अंतिम विजय थी, या चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, या भारत में मुगल शासन की नींव पड़ा? इसका क्या महत्वपूर्ण माना गया है? क्या उद्देश्य हुआ उसके बाद? मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, उसके बाद क्या उद्देश्य हुआ?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद क्या हुआ कि तुर्की शासन की ठोस नींव रखी गई, मतलब तुर्की शासन का पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे भारत पे पकड़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस राजा को हराया? मतलब 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस राजा को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय को, या हरिराय को, या राजा जयचंद्र को, या गोविंद राज को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राजा जयचंद्र को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी का वह कौन सा सेनापति था जिसने बिहार बंगाल जीतकर नालंदा नष्ट किया? मतलब मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति था जिसने बिहार बंगाल को भी जीता और नालंदा को नष्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, या गयासुद्दीन बलबन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ही था जिसमें क्या किया? नालंदा को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किस हिंदू देवी की आकृति अंकित मिलने का साक्ष्य प्रमाण पत्र? देवी सरस्वती की, देवी दुर्गा की, या देवी लक्ष्मी की, या देवी काली की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध के शासक राजा दाहिर के पिता का क्या नाम था जिन्होंने नए राजवंश की नींव रखी? ठीक है, तो राजा चच था, राजा अधम था, राजा साहसी था, या राजा शिलेश था? इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, राजा चच थे, राजा चच नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध अरबी ग्रंथ जो चचनामा का फारसी अनुवाद किसने लिखा? ठीक है, अरबी ग्रंथ जो चचनामा है उसका फारसी अनुवाद किसने किया? कुली कुफी, फिरदौसी, अलबरूनी, आमिर खुसरो? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अली कुफी था, अली कुफी। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी किस तुर्क राजवंश से संबंधित था जिसकी स्थापना अल्बुगिन ने की थी? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गुलाम था, या गौरी वंश था, या यामनी गजनबी था, या खिलजी वंश था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, यामनी गजनबी वंश का था। ठीक है, यामनी गजनबी वंश का था। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था जिन्होंने सीमांत राजा जयपाल को पराजित किया था? मतलब महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, जिन्होंने सीमांत राजा जयपाल को क्या किया था? पराजित कर दिया था। सुबुक्तकुन था, या इस्माइल था, या अल्बुगिन था, या बख्तियार खिलजी था? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सुबुक्तकिन ने ही क्या किया था? पंजाब के शासक था, पंजाब के शासक कौन था? जयपाल था, इसी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सुबुक्तकिन। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का पहला मुस्लिम शासक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गजनबी ने क्या किया था? पहला मुस्लिम शासक माना गया जिसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस मध्य एशिया क्षेत्र का शासक था जो गजनबी का बाद उभरा? कहने का मतलब है कि मोहम्मद गौरी जो है किस मध्य एशिया क्षेत्र का शासक था जो गजनवी के पतन के बाद आया था? गौड़ के शासक थे, या समरकंद के, या ख्वारिज्म के, या गजनी के? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? गौड़ के शासक थे। कहाँ के? गौड़ के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस प्रसिद्ध राजपूत ग्रंथ में मिलता है? मतलब तराइन के युद्ध का जो विस्तृत विवरण है, बोला जा रहा है कि राजपूत के किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वी राजरासों में मिलता है, या गीत गोविंद में, या राजतरंगिणी में, या हम्मी महाकाव्य में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी राजरासों में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक ऐतिहासिक रूप से किसे माना जाता है? भारत में जो है मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक ऐतिहासिक रूप से किसे माना जाता है?
मोहम्मद बिन कासिम को, या मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनबी को, या जलालुद्दीन खिलजी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। और दूसरा जब तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी आया तो उसमें पहले मोहम्मद गजनबी आया। तीसरा जब आया तो मोहम्मद गौरी आया था, वो भी तुर्की था। लेकिन कारण यह था कि मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनबी ये सब इंडिया से क्या करिए, बाहर से चले गए। और मोहम्मद गौरी क्या किया कि मोहम्मद गौरी भी चले गए, लेकिन यह इन्होंने क्या किया, अपना गुलाम को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया, जिस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। इसको छोड़ दिया और यही क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना भारत में कर दिया था। इसका मतलब है, क्वेश्चन में आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो है मुस्लिम सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यही कारण माना जाता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे माना गया, मोहम्मद गौरी, क्योंकि इसी के वजह से पूरा गुलाम वंश फैल गया। और इसी का क्या किया, गुलाम आके यहाँ पे क्या किया, अपना गुलाम वंश की स्थापना कर दिया, और वो चलते चला गया, आगे बढ़ते चला गया काम। तो इसी वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में झेलम के किनारे किस जनजाति के विद्रोही ने किया था? जाट वाला, या भील, या खोखर, या गुर्जर। इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखर के खोखर की जनजाति में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में उसके विजित क्षेत्र, मतलब विजेता क्षेत्रों पर किस वंश की स्थापना हुई? उसके मतलब उसका जीता हुआ क्षेत्रों पर किसकी स्थापना हुई? खिलजी वंश की, या लोधी वंश की, या दास गुलाम वंश की, या तुगलक वंश की। तो इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। कहने का मतलब गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसे हम लोग दास वंश भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी के ही जो गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनबी द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों का पहला मुख्य प्रशासनिक केंद्र कौन था? मतलब महमूद गजनबी के द्वारा जीता हुआ भारतीय क्षेत्रों का पहला मुख्य प्रशासनिक केंद्र कौन था? मुल्तान था, दिल्ली था, या लाहौर था, या पेशावर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर था। क्या था? लाहौर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गजनबी के आक्रमण के समय, जब मोहम्मद महमूद गजनबी जो आक्रमण किया था, उस समय पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करने वाला राजवंश था, कौन सा था? हिंदू शाही राजवंश था, या राष्ट्रकूट राजवंश था, या चंदेल राजवंश था, या कल्याणी के चालुक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शाही राजवंश था, ठीक है। उस समय कौन था? हिंदू शाही राजवंश था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर की लूट के बाद जब महमूद गजनबी वापस लौट रहा था, तो उस समय उस पर अंतिम आक्रमण किसने किया था? जब ये लौट रहा था तो उस पर अंतिम आक्रमण किसने किया था? राजपूतों ने, खोखरों ने, सिंध के जाटों ने, या परमारों ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध के जाटों ने इस पर आक्रमण करना चालू कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के आदेश पर वापस बुलाकर मृत्युदंड दिए जाने की कहानी कहाँ मिलती है? किताबुल हिंद में, या चचनामा में, या शहनामा में, या फतूत सलाती में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय के बावजूद वे भारत के आंतरिक भागों में विस्तार क्यों नहीं कर पाए? अरब जो है सिंध पर जब विजय के बावजूद भी भारत के अंदर क्यों नहीं विस्तार कर पाया? क्योंकि प्रत्यार चालुक्य के प्रतिरोध था, या भारत की गर्म जलवायु था, या पर्याप्त सेना की कमी थी, या अरब का गृह था। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रत्यार वंश और चालुक्य वंश सबसे ज्यादा उस समय शक्तिशाली था, इसलिए आंतरिक मामले में मतलब भारत के अंदर ये एंट्री नहीं कर पाए पूरी तरीके से। तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा 40 के 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और पूरा का पूरा यहाँ पे एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ाया जाता है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ आप लोग का, जिसको कि प्राचीन इतिहास कहते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। साथ साथ उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी सभी चैप्टर का करवा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा चुका हूँ।
आपका मिडावल हिस्ट्री का, जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से सीरियल क्रम में पढ़ते जाएं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, बना दिया हूँ, जिसमें आप लोग जाके एंशियंट हिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके साथ साथ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।